मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8-9 अगस्त की दरमियानी रात करीब 3 बजे आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट करके खुलासा किया है कि हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक अकेला व्यक्ति उस बच्ची के साथ ऐसी खौफनाक दरिंदगी कर सकता था, या फिर इसमें किसी और व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहले पुलिस और पकड़े गए आरोपी के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप भी आपके सामने रखेंगे जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे। दरअसल बहुत मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, और बेटी का सपना यह था कि मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूं और उनको इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालूं, क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे, एक वो जूनियर डॉक्टर लड़की, उसकी माँ और उसके पिता। उसके पिता अपना घर चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे, और उन्हीं स्कूल की यूनिफॉर्म को बेचकर वो अपना घर चलाते और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी। MBBS करने के बाद अब वो आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में PG की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका खूबसूरत करियर था, यानी उसके माँ बाप बचपन से जो सपना देख रहे थे वो अब पूरा होने ही वाला था। उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर के हालात बदलने वाले थे। लेकिन अचानक 9 अगस्त की सुबह को उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात फोन पर बात की, उसी बेटी की मौत की खबर सुबह उनके परिवार को मिली। माँ बाप रात को बेटी से बात करके तसल्ली से सो गए थे, लेकिन अगली सुबह इतनी भयावह होगी ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। उसकी ड्यूटी करीब 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी, और जब सुबह को उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती तो मोमिता हॉस्पिटल से सीधे अपने घर चली जाती थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था। इसलिए 8 अगस्त 2024 को भी हर रोज की तरह वो अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर में थे, उसने उन मरीजों को देखा, यानी उसने उन्हें अटेंड किया, और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। उस समय हॉस्पिटल में मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम होने लगी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम होने लगे थे। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मोमिता को भी थोड़ा फुर्सत का समय मिला, तो उस जूनियर डॉक्टर ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी से जब डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते थे तो वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि उस सेमिनार हॉल में करीब 25 से 30 लोगों के बैठने के लिए वहां कुर्सियां भी लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता था तो वो इसी सेमिनार हॉल में होता था। ये सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने बड़े और प्रसिद्ध आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के आराम करने के लिए कोई भी कमरा, कोई भी रूम नहीं बनाया गया है, जिस कारण जो मेडिकल स्टाफ नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं, जब वो लोग काम से थक जाते हैं तो जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफ के लोग भी उसी 4th फ्लोर पर सेमिनार हॉल में आराम करने चले जाते थे, और वहां पर बैठकर मेडिकल स्टाफ के लोग थोड़ी देर आराम कर लेते थे और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इसी तरह ये जूनियर डॉक्टर यानी मोमिता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर साथियों को गुड नाइट कहकर
करीब 2 से 3 बजे के दरमियान यानी 2:30 बजे के आसपास 4th फ्लोर पर बने उस सेमिनार हॉल में जाती है और वहां जाकर मोमिता सोचती है कि वो थोड़ी देर आराम करेगी और फिर उसके बाद अपनी बाकी शिफ्ट को पूरा करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दोस्तों को भी लगा कि शायद मोमिता अपने घर चली गई है, इसलिए वो लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और फिर अगली सुबह हो गई थी, यानी रात 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 8:30 बजे तक भी उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था। लेकिन जब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। इसके बाद वो उस लड़की के थोड़ा और करीब जाता है। उसने देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। उसके बाद वो व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर की ओर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तथा स्टाफ के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीख निकल गई थी, क्योंकि वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मोमिता देव नाथ लहूलुहान पड़ी थी। उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे, लेकिन नीचे के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके पूरे शरीर पर यानी चेहरे से लेकर पैरों तक शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर जख्म का कोई निशान ना हो। उसकी दोनों आंखों और चेहरे से खून रिस रहा था, पूरी बॉडी से खून रिस रहा था। इसके बाद आनन फानन में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़ों से ढक दिया गया। हालांकि आमतौर पर ऐसे जख्मियों को या फिर ऐसी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मोमिता देवनाथ तो हॉस्पिटल में ही पड़ी थी और वहां पर मौजूद डॉक्टरों को उसी समय यह पता चल गया था कि अब उसकी सांसें थम चुकी है और वो मर चुकी है। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर मोमिता की लाश को मुर्दा घर ले जाया गया, क्योंकि उस लाश की शिनाख्त पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी। इसलिए जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ के घर वालों को भी इस घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही ट्रेनी डॉक्टर के घर कोहराम मच गया और फिर कुछ देर बाद उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए। घर वालों के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल में मौजूद चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक सुपरिटेंडेंट ने उनसे कहा कि आपकी बेटी ने खुशी की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने जो बताया है उससे तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं साजिश की बू आने लगी है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता की मां ने तो सुबह के समय जब वो अपनी बेटी को देखने गए थे तो उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी के चेहरे से खून टपक रहा था। उसका चश्मा भी बुरी तरह से टूटा हुआ था और जब उन्होंने बेटी की लाश के ऊपर पड़े कपड़े को थोड़ा सा हटाया तो उन्हें उसकी कमर से नीचे कपड़े नहीं दिखे थे। लेकिन उस बेटी के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसी हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का सहायक सुपरिटेंडेंट कहता है कि जूनियर डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने तो खुदकुशी की है, यानी एक लड़की जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है। भला कोई ऐसे भी अपनी जान देता है? खैर, जब ये तमाम बातें चल ही रही थीं, तो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर इस घटना की खबर पूरे हॉस्पिटल के तमाम जूनियर डॉक्टरों तक पहुंच गई और जिन लोगों ने भी उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी उन्होंने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया था कि ये सिर्फ कत्ल ही नहीं है, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती हैवानियत भी की गई है। और इसी वजह से सभी जूनियर डॉक्टरों में गम और गुस्से का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि ये दरिंदगी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ की गई थी। लेकिन स्टूडेंट का गुस्सा अभी भी काबू में था और इसी बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, क्योंकि वो सभी लोग डॉक्टर थे और वो लड़की भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक जूनियर डॉक्टर थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उन सबको पता चल गया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरह से दरिंदगी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों से खून रिस रहा था, उसके मुंह से भी खून बह रहा था, उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, उसका पेट बुरी तरह से जख्मी था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, दाहिना हाथ टूटा हुआ था, उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी, होंठ जख्मी थे और होंठ से भी खून रिस रहा था, उसके जिस्म पर कई जगह दांतों से भी काटा गया था।
यानी उस मासूम बच्ची के शरीर को बहुत ही बेदर्दी से भंबोड़ा गया था। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि शायद इन सब के बाद आखिर में गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें क्लियर नहीं थीं। जैसा कि यह तो क्लियर किया गया था कि डॉक्टर मोमिता के साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया था कि उसके साथ जबरदस्ती मौत से पहले हुई थी या उसकी मौत के बाद, यानी ये हैवानियत जूनियर डॉक्टर के साथ जिंदा रहते हुए की गई थी या फिर उसकी लाश के साथ की गई थी। खैर, जब यह भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया और फिर देखते ही देखते पूरे आरजीकर कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन सब ने काम करना बंद कर दिया। उन सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी वो लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाने लगा था। हालांकि शुरुआत में तो कोलकाता पुलिस ने भी इस केस को यूं ही अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो अचानक मामले को हाथ से निकलता देखकर कोलकाता पुलिस को तुरंत एक स्पेशल टीम गठित करनी पड़ी। इसके बाद इस केस की जांच शुरू की गई। ये मामला चीफ मिनिस्टर तक भी गया, साथ ही पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। और जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो फिर धीरे धीरे इस दरिंदगी और कत्ल की कहानी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से जांच शुरू की थी जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार के अंदर क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब कहां थी, किस इमरजेंसी वार्ड में उसने ड्यूटी की थी। साथ ही नाइट ड्यूटी में जो उस जूनियर डॉक्टर के दोस्त थे, उन सभी चश्मदीदों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर मोमिता ने आखिरी बार अपने उन्हीं 3-4 दोस्तों के साथ खाना खाया था। इसके बाद उन दोस्तों से भी पूछताछ की गई और इस सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि करीब 3 बजे के आसपास खाना खाकर वो लेडी जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। हॉस्पिटल के ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ के लिए वहां जाकर आराम करना नॉर्मल था, क्योंकि सेमिनार के अंदर कोई कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों पर फोकस किया। इत्तेफाक से पुलिस को 2 ऐसे कैमरे मिल गए जो उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने चश्मदीदों के बताए गए समय के अनुसार, यानी रात 3 बजे से लेकर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के समय यानी 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें कई नर्स भी थी, कई जूनियर डॉक्टर थे, इसके अलावा कुछ और स्टाफ के लोग भी थे। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अब उनमें से किस पर शक किया जाए। काफी सोच विचार के बाद पुलिस ने इसका हल ये निकाला कि उस समय सीसीटीवी में सेमिनार हॉल के सामने से जो लोग नॉर्मल कपड़ों में गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस ने उन सभी को अच्छे से चेक करना शुरू किया और साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ के जो हेड हैं, उन सबको बुलाकर सीसीटीवी दिखाना शुरू किया और उनसे कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इन लोगों में से कौन क्या है। हर एक को देखने पर पता चला कि उनमें सारे हॉस्पिटल के स्टाफ ही हैं, सिवाय एक व्यक्ति के। पुलिस ने जब उस व्यक्ति के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो पता चला कि वो स्टाफ नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविल वॉलंटियर यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस हॉस्पिटल में आता जाता रहता है। उसका काम लोगों की मदद करना, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था। साथ ही वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए भी काम किया करता था। कोलकाता पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना या फिर उनके कुछ छोटे मोटे काम करना। उसके बारे में पूछने पर पता चला कि उसका नाम संजय रॉय है। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा गया कि संजय रॉय उस रात यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय अक्सर रात को यहाँ आता रहता है। कई मरीज जिनको वो भर्ती कराकर जाता है, उनको देखने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए वो अक्सर यहाँ आता है। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर की नजर संजय रॉय के गले पर पड़ी। दरअसल जब घटना स्थल की जांच की गई थी तो उस समय मौकाए वारदात से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा उस जगह पर एक नेक बैंक ब्लूटूथ मिला था, जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये जूनियर डॉक्टर का ही है, क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा था। लेकिन जब उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो जूनियर डॉक्टर के फोन से कनेक्ट नहीं हुआ
हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने बहुत सारे लोगों के फोन से उस नेक बैंक ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो किसी भी फोन से कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में अचानक पुलिस की नजर संजय रॉय पर पड़ गई थी, जो करीब 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चलने से लग रहा था कि वो लड़खड़ा रहा है। शायद वो नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पर पुलिस की नजर पड़ी थी वो ये था कि जब वो वहां से गुजर रहा था तो तब उसके गले में नेक बैंक ब्लूटूथ नजर आ रहा था, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तो तब उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। लेकिन ठीक उसी तरह की एक नेक बैंक ब्लूटूथ पुलिस ने उस महिला डॉक्टर की लाश के पास से बरामद की थी और चेक करने पर पता चला था वो ब्लूटूथ डॉक्टर का नहीं था। और इससे ये तो साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति का भी वो ब्लूटूथ है, कातिल भी वही है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के आधार पर जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया था, पुलिस ने उन सब के फोन को उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। और अब जब संजय रॉय का चेहरा सामने आया था तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर यहां आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस तुरंत संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। संजय उस समय भी नशे में था और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, उससे सवाल कुछ पूछा जा रहा था और वो जवाब कुछ और दे रहा था। लेकिन पुलिस को जो ब्लूटूथ घटनास्थल से मिला था, एक पुलिस वाला उस ब्लूटूथ को संजय के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो ब्लूटूथ संजय के मोबाइल फोन से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब उसका नशा उतरता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, साथ ही उसके मोबाइल को भी चेक किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि 8 और 9 अगस्त को वो कहां गया था। पुलिस उसके पूरे डाटा को खंगालती है और फिर पुलिस ये खुलासा करती है कि उस जूनियर डॉक्टर का कातिल और रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि यही संजय रॉय है। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त की रात को संजय हॉस्पिटल में पहुंचता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान जगह बैठकर देर रात तक शराब पीता है और फिर हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता रहता है। पुलिस का मानना था कि संजय सीसीटीवी कैमरे में उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था जिस तरफ सेमिनार हॉल है और फिर करीब 40 मिनट बाद वहां से निकलता हुआ भी दिखाई देता है। और इसका मतलब ये था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो उन 40 मिनट में हुआ था और वो ब्लूटूथ आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि वो ब्लूटूथ मौकाए वारदात से मिला था। और सबसे बड़ी बात ये कि संजय के गले में सेमिनार की तरफ जाते हुए तो ब्लूटूथ था, लेकिन आते हुए नहीं था। यानी जब उसका ब्लूटूथ गिरा था तो उस समय वो होश में नहीं था। इसके बाद संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब उसके मोबाइल को अच्छे से चेक किया गया तो उसके मोबाइल में पोर्न फिल्मों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसकी मानसिकता का भी पता चलता है कि वो शराब के साथ साथ पोर्न फिल्में देखने का भी आदी है और इतनी शराब पीता है कि वो होश में ही नहीं रहता। इसके बाद जब उसके फैमिली बैकग्राउंड को खंगाला गया तो पता चला कि उसकी एक माँ है, लेकिन वो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता है। उसकी एक बहन भी है, लेकिन बहन उसकी बुरी आदतों की वजह से उससे कोई वास्ता नहीं रखती है। संजय रॉय ने 4 शादियां की हैं, जिनमें से 3 पत्नियां उसकी बुरी आदतों और हरकतों की वजह से उसे छोड़कर भाग गई, जबकि चौथी पत्नी की किसी बीमारी के चलते 1 साल पहले मौत हो गई थी। बहुत से लोग और रिश्तेदार तो यही समझते थे कि वो पुलिस में नौकरी करता है, क्योंकि उसने सबको यही बता रखा था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, जबकि वो पुलिस के लिए एक तरह से मुखबिर का काम किया करता था। इधर संजय रॉय को अरेस्ट करने के बाद कोलकाता पुलिस ने खुलासा किया कि इस केस को सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन अब इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में वो अकेला था, क्योंकि आरजीकर कॉलेज के सभी जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टर मोमिता वेदनाथ एक होनहार हष्ट-पुष्ट लड़की थी, जबकि संजय राय एक दुबला पतला सा व्यक्ति है। और सबसे बड़ी चीज जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस दरिंदगी में संजय अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी कई लोग रहे होंगे, क्योंकि उस समय संजय नशे में धुत था, उससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो क्या ऐसे में अकेले ही उसने ट्रेनी डॉक्टर पर काबू पा लिया था? और जब यही सवाल पुलिस से पूछा गया कि क्या एक अकेला व्यक्ति उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था, तो पुलिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है संजय ने सेमिनार में जाकर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, लेकिन जब उस जूनियर डॉक्टर ने उसका विरोध किया होगा तो फिर संजय ने उसको किसी भारी चीज से मारा होगा, जिससे वो बेहोश हो गई। पुलिस का कहना था कि हो सकता है
उसी समय उस जूनियर डॉक्टर की सांसें थम चुकी हों, यानी उसकी मौत उसी समय हो चुकी थी और डॉक्टर के मौत के बाद ही संजय ने उसके साथ दरिंदगी की है, क्योंकि सारी चीजों को देखते हुए उसके जीते जी तो उसके साथ जबरदस्ती करना संजय के लिए पॉसिबल नहीं था। या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये कि अगर एक से ज्यादा लोग शामिल थे तो फिर वो कौन लोग थे? क्या वो हॉस्पिटल के स्टाफ ही थे या कोई और था, या फिर उस डॉक्टर के अपने दोस्त ही थे, या संजय की तरह के ही कई शराबी लोग थे? लेकिन अभी ये सारी चीजें चल ही रही थीं कि तभी अचानक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें इस घटना के पीछे किसी बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन की बात की गई है। साथ ही इस बातचीत ने कोलकाता पुलिस और उसकी जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये ऑडियो क्लिप बंगाली भाषा में है, लेकिन साथ ही आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाई देगा। आप उसको भी पढ़कर समझ सकते हैं। কি ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে আমাদেরকে। আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। हालांकि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत के आरोपी को पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए मात्र 24 घंटों के अंदर अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये, आखिर आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सभी ट्रेनी डॉक्टर इंसाफ की मांग पर क्यों डटे हुए हैं? क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है? और क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? और क्यों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपनी ही पुलिस को डेडलाइन देनी पड़ी है? इतना ही नहीं, इसके बाद टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक और ऑडियो क्लिप जारी करके सनसनी मचा दी है। ऑडियो क्लिप को जारी करते हुए कुणाल घोष ने लिखा है कि ये फोन कॉल भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप में 2 लोगों की बातचीत है और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ट्रेनी महिला डॉक्टर की जांच पर बेहद ही गंभीर आरोप और सवाल खड़े किए गए हैं। कुणाल घोष की तरफ से जारी की गई इस ऑडियो क्लिप में दूसरे व्यक्ति ने पूरे मामले में किसी रसूखदार इंटर्न डॉक्टर के होने की बात की है और वो व्यक्ति आरोपी को बचाने के लिए किसी बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। कुणाल घोष ने इस ऑडियो क्लिप को जांच में शामिल करने की मांग की है। সাসপেক্ট করছিস তোর আইজি করে ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে, হচ্ছে না, জেনারেল বডি মিটিং ডিলে করা হচ্ছে, সেখানে প্রিন্সিপাল ইটসেলফ এসে বলছে যে কেন ঘুমাবে রাতের বেলায়, সেমিনার রুম থেকে ঘুমানোর জায়গা, যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ লোপাট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে পুলিশ এসে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিচ্ছে না এটা তো সুসাইড, যেখানে তোমার কাউন্সিল কমিটি যেটা হয়েছে সেখানে সাইকিয়াট্রির এইচওডি কে রাখা হয়েছে জাস্ট টু প্রুভ দ্যাট দিদি ওয়াজ এ সাইকিক পেশেন্ট। আমার নিজের পার্সোনাল কনভারসেশন হয়েছে দিদির সাথে অনেকবার, দিদি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। कुणाल घोष ने इस ऑडियो क्लिप को जांच में शामिल करने की मांग की है, लेकिन साथ ही इस ऑडियो क्लिप ने पुलिस की जांच और कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और यही वजह है कि अपनी साथी डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी को लेकर आज कोलकाता सहित पूरे देश के भावी डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन जिस तरह की शुरू से लेकर अब तक पुलिस की इस मामले में भूमिका रही है, उस पर डॉक्टरों द्वारा काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई बड़े अधिकारियों ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों से संपर्क करके ये कहा है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, अब वो लोग किस तरह से सेटलमेंट करना चाहते थे ये बात समझ में नहीं आती है। खैर, इसके बाद जूनियर डॉक्टर के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। हाई कोर्ट ने भी इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया, क्योंकि अब पुलिस पर हाई कोर्ट को भी भरोसा नहीं है और ना ही ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों को भरोसा है और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसलिए कोलकाता पुलिस ने कल सुबह
यानी 14 अगस्त को ही ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। यानी अब इस केस में आगे की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं बात अगर सीबीआई की करें तो सीबीआई ने भी इससे पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की है, लेकिन सीबीआई द्वारा भी किसी मामले का इतनी आसानी और इतनी जल्दी से खुलासा नहीं हो पाता। खैर, अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई इस मामले की जांच इतनी जल्दी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ये मामला यूं ही सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।